नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में, हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है आजमगढ़, जहां पर पब्लिक का मूड क्या है, उसके मुद्दे क्या हैं, वही सब जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यादव और मुस्लिम वोटर्स के दबदबे वाली सीट पर एसपी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी ने सीट पर कब्जा किया, लेकिन 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली। अब एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ इस सीट पर आमने सामने हैं। वहीं बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार के साथ आजमगढ़ की लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प बना दी है। यूपी की सियासी सरगर्मी की बात करें तो आज फिर से पीएम मोदी ने अपने ताबड़तोड़ प्रचार में राहुल और अखिलेश को निशाने पर लिया। आज आजमगढ़ की धरती से इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। भैया बहनी कहे राम राम। अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना कहाँ नहीं चलाना। यूपी में प्रचार, राहुल अखिलेश पर मोदी प्रहार। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। शाह का वार, विपक्षी सोच में सिर्फ परिवार। अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं। अब केजरीवाल से दूर, राहुल क्यों मजबूर? मुझे नहीं लग रहा है कि उनको 180-200 से ज्यादा मिलेगी। आजमगढ़ की हॉट सीट किसके दांव को जीत? तो चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, उससे पहले आपका परिचय आजमगढ़ की जनता से, जो आज अपने सवाल लेकर यहां पर पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि सामने जो प्रतिनिधि पोडियम पर खड़े हैं वो जवाब देंगे। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आइए अब जल्दी से मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ सुभाष सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अशोक जी आपका भी चर्चा में आने के लिए। दीपक राय जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। अरुण कुमार पाठक जी हैं, बीएसपी नेता हैं, अरुण जी बहुत स्वागत है आपका भी। पूजा सिंह जी हैं, सामाजिक संगठन से, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक राय जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, चूंकि 14 और 19 में तो समाजवादी पार्टी सीट पर जीती थी, 22 के उपचुनाव में सीट आप ले गए, समय कम मिला, लेकिन फिर भी आपने जो काम किया होगा उसी काम के आधार पर आप पब्लिक के बीच में जा रहे होंगे। 5 बड़ी बातें जो आप पब्लिक को बता रहे हो। पहले तो जिस चुनाव को हम लोग विन करने के 15 महीने के अंदर में जो व्यवस्थाएं आजमगढ़ में दिख रही हैं, आप लोग आए होंगे, जगह जगह से लोग आ रहे हैं, यहाँ की जनता भी देख रही है जो व्यवस्थाएं आजमगढ़ को हमारे जो सांसद जी रहे श्री दिनेश लाल यादव जी, उन्होंने जो व्यवस्थाएं हमको दी, सब लोग देख रहे हैं। पहली व्यवस्था ये रही कि हम लोग, चूंकि मैं व्यक्तिगत शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूं, एक जमाने में हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों को, हम सारे लोगों को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कतों का सामना करके बच्चियों को वहां जाना पड़ता था। हमारे जो सांसद जी रहे, इनके प्रयास से, यहाँ के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास से हमारे पास आज महाराजा सुहेलदेव जैसा विश्वविद्यालय यहाँ पर आया हुआ है, जिसका लाभ कोई और नहीं लेगा, किसी दल का व्यक्ति नहीं लेगा, सब लोग लेंगे। इसमें कोई विश्वविद्यालय में नहीं है कि छात्र किस पार्टी का पढ़ेगा, सब लोग पढ़ेंगे। दूसरा, आप जिस रास्ते से आए होंगे, लखनऊ दिल्ली से जब भी आए होंगे, आज जो रास्ता बना हुआ, ये लोग बोलते हैं कि हमने न्यू डाला था, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू तो 1 रुपये डाल के जिस दिन सरकार खत्म हो रही थी उस दिन डाल दिया, लेकिन उसको हमने बनाने और पूरा करने का काम किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे हैं। अशोक यादव जी, गढ़ हुआ करता था आपका, किला हुआ करता था, 2022 में सेंधमारी हो गई। जब ये गढ़ था, किला था, उस दौरान आपके द्वारा जो काम किए गए थे उसमें से 5 बड़े काम जो आप बता रहे हो कि ये हमने किया था, दोबारा मौका दोगे तो फिर से करेंगे। देखिए, किला था, किला है, किला रहेगा, और एक समाजवादियों का गढ़ है। ये देखिए, अंधे के हाथ बटेर लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि राजा हो गया, वो होता है। अच्छा, दूसरी बात, आपने काम पूछा है समाजवादियों का, तो आजमगढ़ में आप जब से आए होंगे, जिस जिस चट्टी चौराहे से घूमे होंगे, हर चट्टी चौराहे पे समाजवादियों का काम दिख रहा है। आपको यहीं से बगल में
संगीत का विद्यालय बना हुआ, हरियाउत कला भवन, ये हमें लगता है उत्तर प्रदेश इतना खूबसूरत कहीं नहीं बना हुआ। आपको सठियाव चीनी मिल दिखिए, आपको पंडित अयोध्या राहुल संकीर्तन यहाँ पे हॉस्पिटल है, आपको पीजीआई दिख जाएगी, आपको देखिए यहाँ पे नरौली पे तिरंगा चौराहा है। समाजवादियों ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट बनवाया। मुझे लगता है कि कई राज्यों की जो विधानसभाएं जो केंद्र शासित राज्य हैं, उन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं से भी बड़ी यहाँ की कलेक्ट्रेट है, और ये समाजवादियों ने किया है, और समाजवादियों ने आजमगढ़ को कमिश्नरी भी बनाया। तो कोई ऐसा काम नहीं है जो समाजवादियों ने आजमगढ़ के लिए न किया हो। हाँ, यहाँ के 10 सेकंड लूंगा, यहाँ के सांसद माननीय दिनेश लाल निरहुआ हैं, उनसे अगर हमारा युवा बेरोजगारी की बात करता है तो दिव्य ज्ञान देते हैं, कहते हैं बच्चे पैदा करोगे तो रोजगार कैसे मिलेगा। तो ये हमारे, मैं इस पर सवाल कर लूंगा, पहले बीएसपी को चर्चा में शामिल कर लूं। आप लोगों को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। तीसरी बार आपने प्रत्याशी बदला, ये कंफ्यूजन क्यों है, और क्या इसका गलत मैसेज चला गया पब्लिक के बीच में? मैसेज क्यों गलत जाएगा? क्यों मैसेज गलत जाएगा? ये आप प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पा रहे इस बात को लेकर? जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए और समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए कि इनके पास आजमगढ़ जिले से कोई प्रत्याशी ही नहीं है। तो हम तो अपने घर के, अपने आजमगढ़ के लाल को ही प्रत्याशी बनाए हैं, तो हम तो फक्र करते हैं कि हम आजमगढ़ के लाल को, आजमगढ़ के गढ़ को बचाने के लिए आजमगढ़ के ही प्रत्याशी लाए। इन लोगों से पूछ लीजिए आप, इनके पास कुछ नहीं। ये लोग अपना घर खुद ही गिरवी दे दिए हैं। हम अपने घर को, हम अपने गढ़ को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी जो आजमगढ़ के लाल को प्रत्याशी बनाया। तीसरी बार में तय कर पाए आप कि आजमगढ़ के लाल हैं। मैम, जो दावे और वादे इधर से किए जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा है, या एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप कुछ और देख पा रही हैं आजमगढ़ का मूड? सबसे पहले तो मैं राहुल सांकृत्यायन की धरती, और जिस धरती पे सिबली नुमानी ने अपने शरीर का बलिदान दिया और जिनकी फिजाओं में कैफी आजमी के नज्मों की गजल आज भी गूंजती है, मैं उस धरती को अपनी महिला संगठन की तरफ से प्रणाम करती हूँ। सत सत नमन। रही बात चुनावी माहौल की, तो मुझे लगता है कि जैसे आजमगढ़ में कुछ पुरुष प्रधानता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्या किसी पार्टी ने कभी सोचा कि आजमगढ़ में इन लोगों, इनके जैसे, चलिए हम अपने भैया जी की बात कर लेते हैं बसपा से, आपके पास, आपने भी चॉइस अगर किया अपने धरती के लाल को ही आजमगढ़ से टिकट देने के लिए, क्यों आपके यहाँ कोई बेटी नहीं थी, उसको भी तो आप टिकट दे सकते थे, जिसकी आपकी सबसे बड़ी जो आपकी नेता हैं वो बहन श्री मायावती जी ने विगत 5 वर्षों में जब तक उनकी सरकार थी शिक्षा और नारी पे बहुत बड़ा काम किया था। तो अगर आप आजमगढ़ की मोटिवेशन को चेंज करना चाहते थे तो क्या आपके घर में कोई नारी नहीं थी जिसने आपको टिकट, जिसको आपने टिकट नहीं दिया? ठीक है, आप सब एक दूसरे को काउंटर करना चाहते होंगे। मैं आऊंगा, पहले मैं वरिष्ठ पत्रकारों को चर्चा में शामिल कर लूं। सर, आजमगढ़ की जनता के बीच मुद्दे क्या है, जिस मुद्दे को मन में रखकर जनता वोट करने के लिए जाएगी? आजमगढ़ बड़ा एक विचित्र जनपद है। यहाँ जातिवादी, धर्मवादी पर ही चुनाव होता है। मुद्दों को तो मंच पे बोला जा सकता है, लेकिन धरातल पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। पिछले चुनाव में भी यही हो रहा है, तभी तो यहाँ समाजवादी का नहीं, जातिवादी कह सकते हैं आपकी, जातिवादी का चुनाव रहा। विकास का, हर सरकार ने विकास किया, लेकिन भ्रष्टाचार पर जो विपक्ष का काम था वो नहीं हुआ। जो विपक्ष का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काम होता है, रेलवे का विकास करना, अन्य सुविधाओं को देना, उससे आजमगढ़ आज भी महरूम है। ट्रेन सुविधाओं में बहुत ही कम, एक ट्रेन है जो बाहर दिल्ली जाती है, एक ट्रेन है बम्बई जाती है। रेल पे विकास के लिए अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। निरहुआ को कम समय मिला, 1.5 बरस का समय मिला, प्रयास उन्होंने किया। इसके पहले जो लोग थे उनका प्रयास तो नगण्य था। क्यों आए ही 2 बार, तो कहां से करेंगे वो? ठीक, ओके। मैं डिबेट पब्लिक के लिए ओपन कर रहा हूं। मैं आप सबके पास आऊंगा सवाल लेकर। सवाल पूछिएगा, 1 सेकंड, सवाल पूछिएगा, जवाब सुनिएगा, नारेबाजी मत करिएगा, उसमें समय व्यर्थ हो जाता है ना। मेरा अनुरोध है आप सबसे। जी, मेरा आपसे समाजवादी से ये प्रश्न है, मैं चारों लोगों से प्रश्न आज करूंगा जी, कि ये आजमगढ़ सीट में लगभग 3 लाख मुस्लिम मतदाता है, लगभग 3-3.5 लाख यादव मतदाता है, और 2.5 लाख के करीब हमारे दलित मतदाता है। कुल 19-20 लाख हमारी
मतदाता है। तो अब तक क्या समाजवादी ने, मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने शाह मोहम्मद साहब को यहां से लोकसभा चुनाव लड़ाया था, जो माइनॉरिटी से आते थे, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने अब तक मुसलमानों का वोट लिया? क्या अब तक लड़ाने का कोई प्रत्याशी उतारा है क्या, मुसलमान प्रत्याशी? ओके, मैं सवाल ले लूंगा। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से है। भारतीय जनता पार्टी हर बार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे ही चुनाव क्यों लड़ती है? क्यों नहीं अभी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देखेंगे युवा खड़े हुए हैं, खड़े हैं अगल बगल सब तरफ हैं। न रोजगार पे बात करेगी भारतीय जनता पार्टी एक बारी, न नौकरी पे बात करेगी, न विकास पे बात करेगी। जब आएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, बस हिंदू मुसलमान, इनको हिंदू मुसलमान पे वोट दे करके जनता और नौजवान का पेट भर जाएगा। हिंदू मुसलमान क्यों, ये आपका सवाल। अब सवाल सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। तो इनसे मेरा सवाल यही है कि ये विकास पे बात करें, हिंदू मुसलमान छोड़ें और नौकरी रोजगार पे बात करें। ये लोग दूसरी बार में भी तो वही कहा, मैंने कहा तो सवाल सुन लिया, अभी पूछ लूंगा। मैं सर कर्मचारी हूँ। मैं कहता हूँ कि सर एक शिक्षक 65 साल सर सेवा देता है और उसको पेंशन नहीं मिलती है। एक विधायक और एक सांसद कितने बार हो जाए उनको पेंशन कई बार मिलती है। पुरानी पेंशन पर आपका जी जी ओके ठीक, आप बताइए। आ रहा हूं सर। ये हिंदुस्तान है जिसे सवाल करना चाहिए और जिसे सवाल पूछना चाहिए। मैं बड़ा दर्द में रहता हूं कि अंदाज सियार खरबूजा के मालिक जो हाई स्कूल फेल है वो बोलने के लिए आ जाता है। लेकिन मेरे साथी, मैं पहले राष्ट्र के हित में बोलूंगा और मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए 4 लाइन बोलूंगा कि लोकाभिरामम रडि रगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपदे। किसने कहा? नहीं 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 नहीं, आप पहले बात सुनो भाई। ठीक है, सवाल। मेरा सवाल यह है कि जब जब राजनीति खतरे में आती है तो कहीं मुसलमान खतरे में होता है, कहीं अगड़ा खतरे में होता है, कहीं पिछड़ा खतरे में होता है। मैं राजनीति करने वालों से एक सवाल, चारों साथियों से मेरा सवाल है, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार हूं, किसी के बाप की जागीर नहीं हूं, मैं राष्ट्र की जागीर हूं। और सवाल मेरा है मेरे साथी कि किसने नौजवानों को अवसर आने से, अवसर में लाने से रोका है? किसने रोका? नौकरी और रोजगार। ओके जी। 21 साल का नौजवान अग्निवीर बन करके रिटायर हो करके घर बैठेगा और 75 साल के बुढ़ऊ फिर से तीसरी बार चांस मांग रहे हैं जनता से। ओके, बताइए भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। सवाल ये है उधर से कि आप हिंदू मुसलमान क्यों करने लगते हैं चुनाव के वक्त। भाई साहब का सवाल रोजगार और नौकरी को लेकर है, उधर उस युवा का सवाल भी रोजगार और नौकरी को लेकर है। भाई ने पुरानी पेंशन को लेकर सवाल पूछा। पहले तो एक आपका भी जवाब देंगे। पहले तो मैं अशोक जी का एक जो झूठ वाली लिस्ट बना के लाए हैं, उसमें उन्होंने बताया जो 5 काम है, उस 5 काम में इन्होंने कहा नरौली पे जो तिरंगा झंडा बना हुआ है वो इनकी सरकार ने बनाया है, ये लोग बनाए हैं। एकदम 100% झूठ और गलत है। वो हम सारे लोगों के सहयोग से बना हुआ है। वहाँ तत्कालीन डीएम सुभाष एलवाई साहब थे, हम लोगों की मीटिंग बुलाया और सबको बुला के उन्होंने कहा कि आप लोग सहयोग करिए, यहाँ तिरंगा झंडा बनेगा और बेंगलोर की तर्ज के एयरपोर्ट के तर्ज पे हम बनाएंगे। सवाल वाली लिस्ट क्यों लेके आते हैं? दूसरी बात, एक हमारे नौजवान भाई ने कहा हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं कहता। आप ही के सवालों का जवाब आ रहा है, शांतिपूर्वक सुन लीजिए। ये नेतागिरी तो आप पूरे साल करते ही रहते हैं ना। हिंदू मुस्लिम की जहां तक बात है, हिंदू मुस्लिम की बात हम लोग नहीं करते। हम लोग पूरे धरती को, पूरे भारत को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम लोग देखते हैं। ये जब चुनाव का टाइम आता है तो ये हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, हमारे समाजवादी पार्टी के जो तमाम युवा नेता हैं, ये लोग बार बार इसी पंच करते हैं। हमारा कोई नेता हिंदू मुसलमान नहीं कहता, हम तो सबको लेके चलने वाले हैं। नौकरी और अग्निवीर, नौकरी अग्निवीर की बात है, ये लोग क्या किए हैं? हमने तो बहुत कुछ दिया है। एक जमाना हुआ करता था, पुलिस भर्ती होती थी या शिक्षक भर्ती होती थी या कोई भर्ती होती थी, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करिए, वहां एक रेट लिस्ट टंगी होती थी। ये कहां से बताएं? सबसे पवित्र परीक्षा होती है लोकसभा आयोग की,
उसका जो चेयरमैन बनाया गया वो 1 नंबर का अपराधी बनाया गया अनिल कुमार यादव। इसका जवाब देंगे। हम तो रोजगार भी दे रहे हैं, हम चारों तरफ विकास कर रहे हैं और हमारा मुद्दा ही विकास है। अशोक जी, अशोक थोड़ा क्रोध को शांत करो, क्रोध को शांत करो। उधर से सवाल है कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन जब प्रत्याशी के चयन की बात आती है तब आपको मुस्लिम चेहरा नहीं दिखता। देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा के जो पदाधिकारी का जवाब देना चाहूंगा कि जो उन्होंने नरौली पे जो तिरंगा पार्क के बारे में बात की। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नेता बड़ा झूठ, छोटा नेता छोटा झूठ और मझला नेता मझला झूठ, ये किस श्रेणी में आते हैं मैं नहीं जानता। देखिए, वो जो तिरंगा पार्क बना है, मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट, वो पीपीपी मॉडल पे बना हुआ है, पीपीपी मॉडल पे बना हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और वो हमारी सरकार में बना है। इन लोगों का थोड़ा बहुत सहयोग मिला, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो पीपीपी मॉडल पे उसका इनके पास ज्ञान नहीं है, वो मैं बता दे रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम की बातें करें कि देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की बात करती है। आप इस समय आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में जिस तरह कोई बॉलर पिटता है, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है क्या आपके पास? हमारे पास उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। आजमगढ़ की बात की उन्होंने, स्पेसिफिक आजमगढ़ को क्यों? हमें जहां हमारा समीकरण के हिसाब से सीटें हम देंगे कि उनसे पूछ के सीट देंगे हम। मैं ना आप लोगों से एक सेकंड सर, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक दूसरे को काउंटर करने के बजाय अगर पब्लिक के सवालों का जवाब देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरे साल हम ये करते रहते हैं। ठीक है, एक सेकंड, मैं कुछ एक सेकंड सर, इधर से भी लोगों को शामिल करूं। देखिए सर, बहुत बहुत थैंक यू। मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये एक बात बताएं कि पहले 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज कहीं ना कहीं 150 एयरपोर्ट है, जिसमें आजमगढ़ भी एक है। पहले 76,000 किलोमीटर का रोड हाईवे हुआ करता था, आज 1.5 लाख किलोमीटर का रोड हाईवे बन के तैयार है, जिसमें भी आजमगढ़ को जो है एक तरीके से ऑक्सीजन देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। पहले 5 केवल जिलों में मेट्रो स्टेशन हुआ करते थे, मेट्रो सिटी के नाम पे केवल 5 जिलों में था, आज 20 जिलों में मेट्रो सिटी बनकर तैयार है। पहले 7 जिलों में केवल एम्स हुआ करता था, आज कहीं न कहीं 22 जिलों में एम्स जैसी बड़ी एजेंसी, उनके मुकाबले बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, ये कह रहे हैं। जी बताइए सर। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आखिर अखिलेश यादव को उनके सहयोगी छोड़ कर क्यों भाग जाते हैं? जी, एक मिनट सर। 2017 के चुनाव, थोड़ा छोटा लगे, छोटा बिल्कुल छोटा। 2017 में राहुल गांधी के साथ लड़े, वो छोड़ के भाग गए। 2019 में मायावती जी के साथ लड़े, वो छोड़, उनको सब याद ही है, सहयोगी छोड़ क्यों देते? सवाल आ गया सर, सब छोड़ के। आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती है, ये गुंडों की धरती नहीं है, और भगोड़ों की धरती है, भगोड़ों की धरती नहीं है ये आजमगढ़। और हमारे दिनेश लाल निरहुआ जो सांसद हैं, यहाँ रहकर 5 सालों से काम कर रहे हैं और करते रह रहे हैं, और शिक्षा के जगत में इन्होंने किया काम और सड़कों का विकास किया। और ठीक है, ओके, अब याद कर लीजिए। मेरा समाजवादी पार्टी के अपने प्रवक्ता से सवाल है कि जो इन्होंने एक नया नारा दिया है, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या इनको सामान्य वर्ग का वोट नहीं चाहिए? जी, इनका ये प्रश्न था कि हमने सारा विकास किया है, ये सारा अपना काम तो गिना दिए हैं, लेकिन अपना 2 काम नहीं गिनाए हैं। जो यहाँ अंडरग्राउंड बिजली का जो ये किए हैं, उसमें पूर्ण रूप से घोटाला किए हैं। और ये जो यहाँ पे ओवरब्रिज बना है रेलवे स्टेशन के पास, इनके शासनकाल में बनना स्टार्ट हुआ, मुलायम सिंह के शासनकाल में स्टार्ट हुआ, मायावती का चला, फिर अखिलेश का, वो भी जब बनने के बाद सरकार खत्म होने वाली थी, उद्घाटन करने कोई नहीं आया। ओके, अब मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आ रहा हूँ। एक तो सवाल था कि चुनाव के बाद बार बार गठबंधन टूट क्यों जाता है, आप लोग नए नए साथियों की तलाश क्यों करते हैं। दूसरा ये कहना है कि जितना काम हुआ है, विकास का जितना काम हुआ है, इससे पहले की सरकारों में नहीं हुआ। देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ज्ञान होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ करता था, जिसको एनडीए बोलते थे, आज कितने दल बचे उसमें? आप महाराष्ट्र में छिन भिन कर दिया आप लोगों ने गठबंधन को, बिहार में आपने डिस्टर्ब कर दिया, पंजाब में आपने डिस्टर्ब कर दिया, कोई गठबंधन का साथी इनके साथ नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने ध्यान से सवाल सुना नहीं। उन्होंने कहा 17 में राहुल जी अखिलेश जी एक साथ आए, फिर अलग हो गए। 19 में मायावती जी अखिलेश यादव जी एक साथ आए, फिर अलग हो गए। 22 में ओपी राजभर और अखिलेश यादव जी एक साथ आए, फिर अलग हो गए। ये सवाल देखिए, राजनीति में इस तरह समीकरण बनते बिगड़ते हैं। बहुत सारे दल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज उनके विरोध में है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि आज माँ गंगा के नाम पे हिंदू समाज कहता ना कि माँ गंगा की कसम मैं खाता हूं, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन माँ गंगा के नाम पे ही अगर कोई झूठ बोल दे तो इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकती है? आप बताइए 2014 में क्या कहे थे साहब हमारे 56 इंच वाले, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। अब माँ गंगा की दुर्दशा देख लीजिए, क्या गंगा की दुर्दशा है। उन्होंने माँ गंगा के नाम लेके बोला कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा, मैं काला धन लाऊंगा। आज क्या किए हैं साहब आप? माँ गंगा के जवाब आपका
पहले तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, मुझे लगता है कभी मां गंगा के पास गए नहीं हैं, मां गंगा कभी दर्शन नहीं किए हैं। जाएंगे तो इनकी जो आंख की पट्टी है खुल जाएगी। दूसरी चीज, यहाँ की जो स्थितियां रही, यहाँ की स्थितियां ये रही कि यहाँ पर हॉस्पिटलों में सिंडिकेट चलता था। एक जमाना इनका परिवारवाद का, अपराधीवाद का इतना बड़ा था कि यहाँ पीडब्ल्यूडी में टेंडर पड़ता है तो राइफल बंदूक की नोक पे टेंडर किए जाते थे। आज की स्थिति ये सब सिंडिकेट खत्म हो गया। इन लोगों ने यहाँ तक का सिंडिकेट किया, शराब से लेकर माँ बहनों को जो हम लोग पंजीरी खिलाते हैं, जो सतुआ खिलाते हैं बच्चों का, उसका घोटाला किया इन लोगों ने। इन लोगों का सिंडिकेट आज हमारे आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। योगी जी ने कहा है कि ये चुनाव रामद्रोहियों और राम भक्तों के बीच में है। आप लोग कहाँ हैं? हम देशभक्त हैं, हम राम भक्त भी हैं, हम राम को मानने वाले हैं, हम देश को मानने वाले हैं। ये योगी जी का अपना निजी मत है, वो किसको मानते हैं। वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। हम देश हित की बात करते हैं, देश हित की राजनीति करते हैं। अयोध्या से दूरी क्यों बनी? दूरी नहीं, कौन कहता है दूरी? जिसकी जहां आस्था वहां रहेगा। वहां नहीं आस्था? नहीं, हमारी आस्था हम है। मायावती जी की नहीं? अब मायावती, वो तो उसका जवाब तो मायावती जी देंगे ना। ठीक है। जब भी चुनाव आता है हम देखते हैं कि जाति और धर्म की बात घूम फिर के होने लगती है। सारी पार्टियां कहती हैं कि नहीं, हम जाति के आधार पर वोट नहीं मांगते, हम धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगते, लेकिन ज्यादातर राजनीतिक मंचों से हमें यही देखने को मिलता है। अगर प्रत्याशियों का चयन होता है तो उसमें भी यही समीकरण देखने को मिलता है। क्या जनता इसको समझ नहीं पाती? नहीं, जनता बहुत समझदार हो गई है और जनता सब कुछ समझती है। ऐसा नहीं है कि जाति के आधार, और अब हम लोग कंप्यूटर के इस युग में पहुंच चुके हैं कि जाति पाति के आधार पर अगर चुनाव को केंद्रित किया जाए तो हमारे भारतवर्ष के देश के लिए बहुत शर्म की बात है, जिसके लिए नेट बैंकिंग में पूरे विश्व में भारत अमेरिका यूके के बाद तीसरा स्थान रखती है। किस नेता के राज में ये नेट बैंकिंग चली थी और भारत का तीसरा स्थान हुआ था? जाति पाति के आधार पे तो देश का बंटवारा 1947 में ही हो चुका था और ये तय हो चुका था कि यहाँ की जनता जो रहेगी वो ना हिंदू रहेगी ना मुसलमान रहेगी, वो इंडियन रहेगी। हम भारत देश के वासी हैं और भारतीय हैं। नेशन फर्स्ट। सर, मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूंगा इस पर। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बात करते हैं तो कहते हैं कि एक लाभार्थी वोट बैंक हमने क्रिएट किया है। क्या वाकई में वो लाभार्थी वोट बैंक क्रिएट हुआ है, या जब वोट की बात आती है तो लोग अपनी अपनी बिरादरी का प्रत्याशी देखते हैं? नहीं, मोदी जी ने एक लाभार्थी वोट बैंक क्रिएट किया है। और क्या नाम है? एक सेकंड, क्या नाम है? आनंद जी। आनंद, एक सेकंड सुनो। आनंद, ये तो चुनावी सभाओं में करते ही हो, यहाँ ये लोग जो बोल रहे हैं इनको सुनो और सवाल करो। अरे मैं उनको भी चुप करा रहा हूँ, आपको भी चुप करा रहा हूँ। नारेबाजी का कोई फायदा नहीं ना, वही कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। नारेबाजी का कोई फायदा नहीं ना आनंद। हाँ ठीक है, आप समझदार हो यार जी। मोदी जी ने दो काम किया है। एक तो राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है। आज विश्व के कोने कोने में आजमगढ़ का नाम पहले आतंकगढ़ के लिए जाता था, लेकिन आज गुंडों को सही रास्ते पर लेके मोदी ने और योगी ने ये विकास का नया रास्ता खोला है। और मोदी जी ने अपना जो वोट बैंक है वो क्रिएट किया है। ऐसा नहीं, मोदी जी के व्यवहार से, काम से एक जो वोट का परसेंटेज है हर चुनाव दर चुनाव बढ़ा है। मैं आऊंगा, फिर से आऊंगा सर। 3 सवाल मत पूछिएगा क्योंकि आप बाकी 2 लोगों का नंबर खा जाएंगे। एक सवाल जो आपके मन में वो पूछिए। मैं एक ही बात आपसे पूछूंगा। वैसा हाथ जोड़ के हमसे निवेदन है, कहने का मतलब ये है जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम होता है। कौन कर रहा है? ये पार्टियां लोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आप बताइए क्या कोई सवाल? जी बताइए। भैया देखिए, बहुत कोई इशू नहीं है। आज हम चुनाव का मेन मुद्दा जो है, हमको क्या चाहिए? बिजली, पानी, रोजगार, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए जो एक आम इंसान की जरूरत है।
दैनिक जरूरत है वो मिले जाति वो मिल रहा है। हाँ। वो मिल रहा है। ओके, हाँ बताइए। शांत हो, एक सेकंड शांत होकर। हाँ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे थे, लेकिन उनको झुंझुना देने का काम किया है। ये 2 करोड़ युवाओं को नौकरी पर आपका सवाल है जी। 15 लाख रुपए कब मिलेगा हमारे खाते में? 15 इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि 15 लाख कब आएगा खाते में? अच्छा ठीक है, आप अकाउंट नंबर दे, अकाउंट नंबर दे, 15 लाख भिजवाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके। एक सेकंड, उधर अभी भी 15 लाख का इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं अकाउंट नंबर दे दे, उसमें डलवा दीजिए। दूसरा, क्या रोजगार और नौकरी के जो आंकड़े आप लोग गिना रहे हैं उससे जनता संतुष्ट नहीं है क्या? बार बार ये नौकरी वाला सवाल क्यों पूछा जा रहा है? नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार सबको मिल रहा है, सबको हम 15 लाख वाली बात है, सुन लो ध्यान से। हम सबको, हमारी पार्टी, हमारी सरकार सबको घर दे रही है, सबको आवास दे रही है, शौचालय दे रही है, मुफ्त गैस कनेक्शन दे रही है, तमाम तरह की ऐसी सुविधाएं दे रही हैं। ये जो लोग ये बोल रहे हैं, इनके घर भी इनके माता पिता के नाम से हमारी सरकार ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, ये लोग भी उसको पाए हैं। और ये आज आके यहाँ पे डायलॉग मार रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये अपने कार्यकाल की बात करें, सिवाय गुंडई, सिवाय अपराध। एक जमाना हुआ करता था कि समाजवादी पार्टी में मुंह दिखाई के रूप में जन्मदिन के तोहफे पे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता था। कितने परिवार के सदस्यों को माननीय अखिलेश यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कितने यादव लोग परिवार में वो दिए हैं। यहाँ पे ठीक है, माइक छोड़ दीजिए। ये पूछ रहे थे कि समाजवादी पार्टी से 1.5 साल पहले धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे और 1.5 साल में आज तक चुनाव के पहले कई दिन आजमगढ़ में आए। ये लोग विकास की बात करते हैं। दशकों से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं और हमेशा से रहे हैं। आप चले जाइए बिलरिया के आगे, बिलरिया से रौना पार रोड जो गढ़ा हुआ करता था, उसमें धान की बिया डाली जाती थी, लेकिन आज आदरणीय दिनेश लाल यादव, निरहू जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप वो रास्ता देख सकते हैं। आप साहब, यहाँ पे अखिलेश यादव भी सांसद रहे हैं, मुलायम यादव भी सांसद रहे हैं, और हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को 15 महीना मात्र मिला है। उस समय सुहेल देव विश्वविद्यालय, हरिहरपुर में संगीत विश्वविद्यालय, जो हवाई पट्टी बनाए थे, जहाँ पे बस अखिलेश यादव अपनी जहाज उतारना चाह रहे थे, उसको हवाई अड्डा में तब्दील करके यहाँ की जनता जो है चक्कर मारने वाला भी हवाई। सर, ये लोग रोजगार की बात करते हैं, तो अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर पूरा सबको रोजगार दिया जाए, सबको एक मान लीजिए कल भर दिया जाए, तो 1.5% लोगों को रोजगार दिया जा सकता है पूरे भारत की आबादी में। तो क्या सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए? ओके जी, आप बताइए। मैं भैया एक मिनट, मैं भैया एक एम्प्लॉय हूँ, और ये जो मैं जो तीनों प्रत्याशी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, आज 18 महीने से हमारे सांसद निरहू जी थे, ठीक, जो भाई मेन मुद्दा है स्वास्थ्य और शिक्षा, और कोई भी चाहे ये 18 महीने से रहे हो, चाहे उसके पहले सपा के सांसद रहे, कोई भी, लेकिन जो भाई मूलभूत चाहिए सुविधा, वो कोई आज तक उठाया नहीं। ओके, और सुनिए, मांग है कि मेरा सवाल ये है कि दिल्ली, केरला और पंजाब में इन 14 राज्यों में शायद बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? ठीक है, ओके जी, आप बताइए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। ये पूछना चाहते हैं हम लोग कि मुलायम सिंह यादव जी ने 2003 में सोनिया गांधी को विदेशी मूल के नाम पर खारिज कर दिया, प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। लोहिया और जयप्रकाश का जन्म ही कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में हुआ। तो कैसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि अखिलेश यादव जी बार बार राहुल गांधी जी से समझौता करके समर्थन कर? अब मैं जवाब लेता हूँ, बहुत सारे सवाल एक साथ आ गए हैं। एक तो सवाल ये है कि भाई का सवाल है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी यहीं पर डटे रहे, धर्मेंद्र यादव उपचुनाव हारे और उसके बाद यहाँ धर पलट कर नहीं आए। अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव जी लगातार यहाँ से सांसद रहे, लेकिन जितनी मौजूदगी यहाँ पर होनी चाहिए थी नहीं रही, ये सवाल है। दूसरा, आज आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। इस देश में जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई, जिस पार्टी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई, क्या मजबूरी है कि आप बार बार उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते? पहला सवाल जो आपने पूछा, अखिलेश जी या उसके पहले नेताजी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, और देखिए यहाँ रहने का सवाल से ज्यादा मतलब है यहाँ के लिए दिया क्या। हमारी सरकार ने आजमगढ़ में जो भी आपको विकास काम दिया, सब समाजवादियों ने दिया है। निरहुआ जी ने क्या दिया है, एक काम बताएं। अभी हमारे भाई साहब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे ना, किसी यूनिवर्सिटी में बताइए व्हाट्सएप से प्रश्न पत्र भेजा गया है?
किसी यूनिवर्सिटी में बताइए, ये सुहेल देव यूनिवर्सिटी में व्हाट्सएप से पेपर भेजा जाता भैया, ये यूनिवर्सिटी इनकी है। दूसरी बात, हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि आप कांग्रेस साथ क्यों चले जाते हैं। अरे यही ओम प्रकाश राजभर ने क्या क्या बोला था, माननीय योगी जी के लिए बोला था कि योगी तो आपके हाथ में कटोरा दे दूंगा और कहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है वहाँ भेज दूंगा। ऐसे व्यक्ति के साथ ओम प्रकाश राजभर उधर चले गए, इसलिए आप बार बार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर ले रहे हैं, ये भूल कर कि समाजवादी पार्टी का उदय किस पार्टी के खिलाफ हुआ था। इमरजेंसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का उदय हुआ था। आप ये बात बार बार भूल जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ओपी राजभर उधर वो इमरजेंसी देखिए, वो इमरजेंसी घोषित थी, यह इमरजेंसी अघोषित है। आज अघोषित इमरजेंसी क्यों है कि अभी पिछले साल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल में सीजेआई रहेंगे, लेकिन मोदी सरकार ने सीजेआई को किससे रिप्लेस किया, अपने मातहत कैबिनेट मंत्री से, ताकि अपने मन का ये गठबंधन अवसरवाद का है। या एक सेकंड में आ रहा है, एक सेकंड भाई साहब। अब अगर एक शख्स दो सवाल पूछेगा तो बाकी लोग कहाँ पूछ पाएंगे। उधर से टकाटक खटाखट की बात हो रही है, उनसे 15 लाख का हिसाब मांगा जा रहा है, तो इधर से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब हर साल हम हर गरीब परिवार को 1-1 लाख रुपया देंगे और पैसा खटाखट पहुंच जाएगा। आप लोगों की तरफ से जनता के लिए क्या है, कुछ टकाटक खटाखट है? हम खटाखट और ठकाठक में नहीं रहते हैं। हमारी ही मांग है, हमारी जनता की मांग है कि प्रति है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार हमारा मुद्दा ही है। टकाटक वाला हमारा मुद्दा नहीं। बुनियादी सुविधाओं पर आप जा रहे जनता के। एक सेकंड भैया, आप धैर्य रखिए, मैं आऊंगा यार, उग्र मत होइए। जैसे सर हमें बीजेपी प्रवक्ता से क्वेश्चन करना है कि ये पूछ ले भैया, ये रोजी रोजगार और नौकरी पेपर लीक के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। ये बराबर बात पाकिस्तान की बात करते हैं। आज भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, मैं पूछ ये बार बार पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू, ये सब क्यों बोला जा रहा है भाई। ये हमारा भारत देश है, ये आजाद मुल्क। जब अंग्रेज चले गए तो ये देश हमारा आजाद हो गया। सारे लोग आज आजाद हैं, आजादी से चल रहे हैं। इसमें फोड़ने सवाल किससे? सवाल ये है मेरा, रोजगार पे है। बीजेपी से ये सवाल है मेरा कि 4 साल की जो भर्ती आ गई है, ये जो अग्निवीर है, ये कौन सी रोजगार है भैया। और ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। जब से ही नरेंद्र मोदी आए हैं, हिंदुस्तान और संविधान दोनों खतरे में है। ओपीएस क्यों नहीं बहाल की जाए कर्मचारियों की, जबकि नेताओं को 2-2, 3-3, 4-4 जितने बार होते हैं उतने बार ओपीएस मिलती है। ये भी न्यू पेंशन क्यों नहीं लेते हैं, क्यों कर्मचारियों पे ही न्यू पेंशन लानी चाहिए। हमारा प्रश्न समाजवादी पार्टी और बहुजन सबसे, ये रोज कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान पर खतरा सबसे पहले कांग्रेस ने लाया। 44वें संशोधन में मूल संविधान की जो आत्मा थी उसको बदल दिया, उसमें समाजवाद और क्या क्या डाल दिया, 2 शब्द बढ़ा दिया। तीसरी बात, ये लोग संविधान खतरे में इसलिए बता रहे हैं कि अभी ये भी नहीं बता सकते संविधान कौन सा खतरे में है। सवाल थोड़ा छोटा रखिए सर, पूरा नहीं हुआ मेरी बात, केवल 2 लाइन का बात है। कौन सा शरीयत वाला संविधान खतरे में है या भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान? सवाल छोटा रखिए, बाबा साहब का संविधान खतरे में नहीं है। मेरा केवल एक सवाल है, और वो सवाल है कि अभी कुछ ही दिन पहले ये बोला जाता है कि हमें 5 किलो राशन दिया जाकर भिखारी बनाया गया। खड़गे जी ने, इंडी गठबंधन ने बोला कि 10 किलो राशन। इंडी गठबंधन से खड़गे जी का बयान है कि 10 किलो देंगे, ऐसा क्यों करेंगे? अरे एक सेकंड, सवाल छोटा रखिए। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन्हीं के पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सनातन का अपमान, रामचरितमानस का अपमान किए, क्यों नहीं उन्हें निकालने का प्रयास अखिलेश यादव ने किया? एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये बताइए। थोड़ी सी शांति बनाइए। मैं अपने सफाई मित्र से पूछना चाहता हूं, बड़ी देर से वो विकास की बात कर रहे हैं। मेरे सांसद, बीजेपी के सांसद केवल 1.5 साल यहाँ पे रहे हैं, और बीजेपी के सांसद केवल 1.5 साल रहे हैं, और हमारे आजमगढ़ ने सपा को भर के सीटें दी हैं, भर के सीटें दी हैं। उसके बाद भी अगर ये कहें कि हमारे आजमगढ़ में अभी विकास की आवश्यकता है, तो तमाचा तो इनके एक सेकंड, बहुत सारे सवालों के जवाब दो। एक सेकंड सर, सवाल ये है कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। उधर से सवाल है कि बाबा साहेब वाला संविधान खतरे में है
शरीयत वाला संविधान खतरे में है। देखिए, जब तक ये लोग शरीयत का नाम न ले लें, पाकिस्तान का नाम न ले लें, मुस्लिम का नाम न लें, तब तक इनका राजनीतिक एजेंडा पूरा नहीं होता है। जब माननीय मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान क्यों चले गए थे पता है आपको? लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को गए थे धन्यवाद बोलने कि साहब आपका नाम ले लेके हम सरकार पे सरकार बनाते जा रहे हैं, इसलिए हम आ गए, आपको आपकी बिरयानी खाने आ गए। तो पाकिस्तान और मुसलमान इनकी यूएसपी है, बिना इसके नाम लिए इनका एक भी चुनाव नहीं संपन्न होता है। अशोक जी, आपने सवाल को हल्का कर दिया, मैं फिर से उसी सवाल को दोहरा दे रहा हूं। आप लोग बार बार ये बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। 10 बरस से पूर्ण बहुमत की सरकार है, 2014 से 2024 तक संविधान को क्या खतरा पहुंचा है वो बताइए आप। देखिए, संविधान में व्यवस्था है पावर बैलेंस की। संविधान ने चेक एंड बैलेंस दिया है। सारी संवैधानिक संस्थाओं के पास ऑटोनोमस पावर है, लेकिन ये सरकार सारी संवैधानिक शक्तियों के पावर को अपने अंदर समाहित करके उनके ऊपर कब्जा करना चाहती है। आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन जैसा फ्री एंड फेयर संस्थान को अगर मोदी जी अपने पैरों की जूती बना सकते हैं तो और कौन सा संस्थान बन सकता है? ये सबसे बड़ा खतरा है। आपसे इलेक्शन कमीशन ने कहा जी। उधर से अग्निवीर को लेकर एक सवाल है सर, वो कह रहे हैं कि नेताओं की रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है, आप लोग रिटायर हो जाते हैं उसके बाद भी सांसद और विधायक को पेंशन मिलती रहती है, तो पेंशन क्यों खत्म की गई? और अग्निवीर योजना 4 साल बाद युवाओं को रिटायर कर देंगे, वो करेंगे क्या? पहले तो ये अपने 10 विधायकों से प्रश्न पूछे। यहाँ पे समाज आपका ही सवाल पूछा है अग्निवीर वाला, सुन लीजिए भाई, ये तो आप रैलियों में करते ही हैं। पहले तो ये अपने 10 विधायकों से पूछें जो यहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं 10, उन 10 विधायकों से पूछें कि क्या वो अपनी पेंशन छोड़ रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बनावटी बातें कर रहे हैं। रोजगार की बात है, ये कितने फॉर्म भरे हैं? एक फॉर्म नहीं भरे होंगे, बस यहाँ पे प्रायोजित तरीके से आ गए हैं। और दूसरी बात कि लगातार वैकेंसी जो आ रही है उसमें ये लोग फॉर्म भरे, जो पात्रता है, योग्यता। हाँ, मुलायम सिंह जी की सरकार जैसा भ्रष्टाचार नहीं है, वही पीड़ा है इन लोगों को। उस तरीके का रेट लिस्ट हो जाए, उस तरीके से जातिवाद हो, परिवारवाद हो, उसके तहत हमको नौकरी मिले थी, यह संभव हमारी सरकार में नहीं है। हमारी सरकार में पात्रता, विद्वता के आधार पे सबको नौकरी मिलनी है। जातिवाद और परिवारवाद को खत्म किया, जो पात्र है उसको नौकरी मिल रही है, दावा है। ये तो कोरा छलावा है। कहीं जात पात, अगर जात पात होता तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती। ये एकदम कोरा छलावा है भारतीय जनता पार्टी का, कहीं जात पात का नहीं। जात पात एकदम चरम पे है। ये जब अपने मुद्दे उठाने की बात आती है तो शोर में अपने ही मुद्दों को दबा देते हैं। मतलब क्या युवा समझ नहीं पा रहा है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर उसे थिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए, या फिर उसे लग रहा है कि नहीं उसके मुद्दों पर काम हो रहा है और नारेबाजी से उसका काम हो जाएगा? नहीं, सबसे पहली बात तो अगर युवा है यहाँ पे, कृपया मेरी बात को सुनने की क्षमता रखें। जितने युवा यहाँ खड़े हैं और बेरोजगारी का मुद्दा अगर उठा रहे हैं, तो बेरोजगारी अब सिर्फ डिग्री की मोहताज नहीं रह गई है। आपको पात्रता परीक्षा पास करनी होगी रोजगार के लिए। और जितने लोग यहाँ खड़े, और पेपर लीक करने की जहाँ तक भैया बात है, पेपर लीक करने की जहाँ तक बात है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, हाई स्कूल इंटर का एग्जाम नहीं है कि रात में पर्चा लीक हो गया, सुबह आप पास हो गए। 15 एथेंटिक मेंबर बैठते हैं तो एक पर्चा तैयार होता है। तो और मुझे सूरज प्रताप सिंह ने कहा था, पर्चे 15 में भी लीक होते थे, 20 में भी लीक होते थे, तब गुंडे कराते थे, अब सरकार कराती है। अब पकड़े जा रहे हैं जो लोग पर्चा लीक कर रहे हैं। जी बताइए। एक सेकंड आप, पहले जो पीछे जाएगा मैं उसके पास आऊंगा। आप लोग पीछे जाइए, पहले मैं नहीं आऊंगा, सवाल पूछो। हाँ, मैं आऊंगा आप लोगों की जगह। जी, भाजपा ने अपना स्पष्ट कर दिया है कि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए लड़ेगी, जिएगी, मरेगी। इंडी गठबंधन भी अपना स्पष्ट कर दे। दूसरा प्रश्न, भाजपा का अपना जो मैनिफेस्टो है, वह मैनिफेस्टो जो है वो लोकतंत्र आधारित है। जनता से पूछने के बाद उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया, और पिछला मैनिफेस्टो उसमें 97% का काम पूछकर बनाइए। आपका सवाल है जी। अमित जी, एक सवाल है, यहाँ दोनों तरफ युवा खड़े हैं, मैं सवाल करना चाहता हूँ, चंदा देकर धंधा पाओ, बांड भरो प्रीपेड, और नहीं तो तुम्हारे घर पड़ जाएगी सीबीआई ईडी की रेड। और एक लाइन और, ये जितना डिबेट लोग कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, अग्निवीर पे नहीं, अभी मेरी शादी हो जाए, अगौना होते शादी नहीं हुई आपकी, कर लीजिए। मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ की जनता और देश की जनता नहीं जिताने वाली है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये संविधान को खत्म करेंगे। इसलिए पूरे देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को, ये कब मुसलमान को टिकट देंगे? और यहाँ समाजवादी पूछ लिया था आपने वाला सवाल, एक सेकंड। वो उनकी शादी नहीं हुई है, नौकरी नहीं मिली, इस वजह से शादी नहीं हुई। नौकरी क्यों नहीं दे रहे? नौकरी, अरे आपकी शादी वाला सवाल किया है नेताजी, आपकी शादी वाला सवाल किया। सुन लीजिए, हमारी सरकार ने जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनकी शादी अनुदान भी देने का काम किया है। अगर जिस साथी की शादी नहीं हुई है उनके लिए हमारी सरकार ने यह भी प्राविधान किया है कि उनको शादी में अनुदान भी देगा, लेकिन दिलवाइएगा ताकि शादी हो जाए। उधर से सवाल है कि बीजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया कि उसका जो मैनिफेस्टो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, नेशन फर्स्ट। आपका मैनिफेस्टो किस ओर जा रहा है और किससे पूछकर आपने तैयार किया? सबसे बड़ी बात कि उनका मैनिफेस्टो नेशन फर्स्ट का है ही नहीं। उनका मैनिफेस्टो नेशन फर्स्ट का नहीं है, उनका मैनिफेस्टो बीजेपी फर्स्ट। आज आप देखेंगे दिनों दिन भाजपा अमीर होती गई और इंडिया गरीब होती गई। आप भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसा जिला बताइए जिसमें इनके 3 स्टार हेडक्वार्टर न बने हो। वहीं देश आज किस पावदान पे, अगर आप आर्थिक रूप से देखा जाए तो आज अगर पर कैपिटा इनकम में देखा जाए तो देश 136वें नंबर पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम 134वें नंबर पे हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे हैं। और सबसे बड़ी खतरा तो आपके लिए सर, आप प्रेस फ्रीडमशिप इंडेक्स में इंडिया 152 नंबर पे है। पीडीए में कौन कौन है जी? पीडीए में कौन कौन है? पीडीए में देखिए, पीडीए बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। ओके सर, क्या ये जो चुनाव हो रहा है इसमें वोटर्स के मन में राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गिनाया जा रहा है? कहा जा रहा है कि देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है, सीए, एनआरसी, 370, राम मंदिर, ये मुद्दे हैं या आजमगढ़ में वोटर्स के मन में लोकल मुद्दे हैं? दोनों मुद्दे हैं। जो मोदी ने किया, पढ़े लिखे तबका जो है वो वही देख रहा है, क्योंकि वो जॉब में जब है तो अपने सम्मान और नौकरी की बात करता है। जो लोग विदेशों में हैं, हमारे घरों के बच्चे आजमगढ़ के बहुत सारे विदेशों में हैं, इस 14 के बाद जो सम्मान पाए हैं वो इसके पहले कभी नहीं मिला था। तो वो लोग मोदी के विकास के बारे में सोच रहे हैं कि जो विकास देंगे। जो लोकल लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। देखिए, चुनावी बेला है, मुद्दे आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक अपील आप सबसे है कि वोट जरूर करिएगा, क्योंकि वोट करेंगे तभी आपको अपने प्रतिनिधि से सवाल करने का अधिकार होगा। आज आजमगढ़ से चर्चा में इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी देवरिया में, तब तक के लिए नमस्कार।